Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This is Sumbul Nas. Today we will discuss about neurodevelopmental disorders. न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू DSM-5 बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द DSM पे मेंशन किए गए हैं। वो प्रॉब्लम्स जो कि जेनेटिकली आपके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं या वो प्रॉब्लम्स जिनका हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मौजूद। हाँ, हम कुछ हद तक इन बच्चों को साइकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो हम इनको कोपिंग स्किल्स सिखा सकते हैं, इनकी सेल्फ केयर में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो भी डेली फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी कम्युनिकेशन पे काम करने के लिए हम डिफरेंट तरह की थेरेपीज अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की उनको ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो आज हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूरो यानी न्यूरॉन में डैमेज होने की वजह से और जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ब्रेन का एक स्ट्रक्चरल यूनिट है न्यूरॉन, तो अगर उसमें डैमेज हो गया यानी ब्रेन के किसी भी पार्ट में डैमेज हो गया, इधर वो प्री नेटल कंडीशन थी या फिर पोस्ट नेटल कंडीशन थी या फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर इस तरह का था जिसकी वजह से उनका न्यूरॉन या ब्रेन का जो सेल है कोई या ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया, तो हम कह सकते हैं कि उसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इसको इस वजह से कहा जाता है, एक तो ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड ही अकर कर रहे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप देखें कि जो हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, लैंग्वेज, ठीक है, कम्युनिकेशन, मूवमेंट हमारी हो गई, इसके अलावा हमारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, हमारी एडॉप्टिव फंक्शनिंग, ये तमाम चीज़ें हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर स्टडी करते हैं। ओके, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में अगर हम अंडरस्टैंड करें तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, ब्रेन की डेवलपमेंट या उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम, ठीक है, उसकी इम्पेयरमेंट होगी, किसी तरह के डैमेज हो गया, किसी तरह का कोई जो है वो इंजरी हो गई, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो गया या फिर फिजिकल कंडीशन की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर आएगी। अब ये जो ब्रेन फंक्शन की ही इसे डिसऑर्डर कहा जाता है, तो इसमें हमारे इमोशंस भी अफेक्ट होते हैं, हमारी लर्निंग एबिलिटीज़ भी अफेक्ट होती हैं, हमारा सेल्फ कंट्रोल, हमारी मेमोरी, ये तमाम चीज़ें अफेक्ट हो रही होती हैं। जो कि इंडिविजुअल जो है जब भी वो ग्रोथ के पीरियड में होता है, जब भी वो डेवलपमेंट के पीरियड में होता है, तो वो उसके साथ ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। आपको पता है कि एट द एज ऑफ 2 लैंग्वेज बिल्कुल डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, उसका इसके अलावा अगर हम बात करें कॉग्निटिव कैपेसिटी की, तो वो भी उसके डिफरेंट जो है वो स्टेजेस हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी, जिसमें वो कहता है कि डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट तरह से उसकी कॉग्निशन डेवलप होती है। स्टार्ट में सेंसरी मोटर स्टेज पे आ जाती है, ठीक है, जिसमें सेंसेस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल जिसमें डिफरेंट तरह की, फिर कंक्रीट और फिर फॉर्मल ऑपरेशन। तो ये है कि डिफरेंट तरह की इसमें चीज़ें आ जाती हैं। तो हर एक इंडिविजुअल है उसके माइलस्टोन डिफर कर सकते हैं, लेकिन डिले अगर होंगे तो वो भी न्यूरो डेवलपमेंटल के अंदर आएंगे। इसके अलावा ये जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो डिसऑर्डर है ये अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में एग्जिस्ट करता है, ऑफन बिफोर अ चाइल्ड एंटर्स द ग्रेड स्कूल। तो इससे पहले जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर कैटेगराइज करते हैं। अब होता इस तरह से है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं। डेप्रिवेशन की वजह से, किसी भी किस्म की डेप्रिवेशन, जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ऑक्सीजन डेप्रिवेशन रही, ठीक है, उसकी वजह से भी न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं। जेनेटिकली किसी भी किस्म के डिसऑर्डर की वजह से इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। डिफरेंट तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है, अब वो क्या होती है कि ब्रेन की जो लेयर्स हैं उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाना। तो अब ये क्या है, डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम। अब फिजिकल जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं, उनकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। अब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, हम डिसऑर्डर्स की बात करें, डिजीजेस और हो गई, जैसे कि सेरेब्रल पाल्से हो गया, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब डाउन सिंड्रोम होने के साथ साथ अगर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो ये बिल्कुल एक कॉमन सी बात है, बिकॉज एक चीज़ है जो मेडिकल कंडीशन है और दूसरी जो चीज़ है वो साइकोलॉजिकल कंडीशन है। अगर हमें
बुखार भी हो जाता है थोड़े से टाइम के लिए, और अगर वो ज़्यादा रह जाए तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो दिस इज़ द साइकोलॉजिकल अफेक्ट या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो फिज़िकल कंडीशन के साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, हम इन दोनों को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। न्यूट्रिशन की वजह से भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। डिफरेंट तरह की वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ब्रेन अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। और फिज़िकल ट्रॉमा एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऐसी कॉज है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं। फिज़िकल ट्रॉमा तो और भी डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर को लीड करता है। नेक्स्ट वन इज़ अप्रोचेज एंड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अब बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, साइकोडायनामिक डिस्कस करते हैं और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जैसे ही मैंने आपको कहा किसी भी किस्म की फिजिकल कंडीशन की वजह से, मेडिकल कंडीशन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुआ, ब्रेन का कोई भी पार्ट डैमेज हुआ, तो उसको हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर ले लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा आपसे कि सेरेब्रल पाल्सी की कंडीशन है, डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, किसी भी तरह का कोई भी सिंड्रोम आ गया तो वो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जैसे कि साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव। तो साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव में ये होता है कि जब हम अनकॉन्शियस जो हमारे मोटिव्स होते हैं, हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, वो लीड करी होती हैं किसी भी किस्म की न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम की वजह से। जैसे आप अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की, तो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में इस तरह से होता है कि जब आपकी कोई भी हिडन थॉट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आप अभी सैड हैं बिल्कुल, तो आपकी कम्युनिकेशन अफेक्ट होती है। बहुत ज़्यादा सैडनेस की वजह से, बहुत ज़्यादा टेंशन्स में रहने की वजह से अक्सर आप नोट करते हैं कि लोग ठीक तरह से बोल नहीं पाते, ठीक है, स्टैमरिंग होगी या कोई भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं कि अब हर चीज़ के पीछे ना कोई वजूहात होती हैं। तो यहाँ पे हिडन जो काजेज आ जाएंगी, हिडन जो पर्सपेक्टिव आ जाएगा, वो हमारे पास है साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव, और जिसमें हम अनकॉन्शियस मोटिवेशन को, अनकॉन्शियस थॉट्स को हम लोग देख रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कोग्निटिव पर्सपेक्टिव, जहाँ पे हमारी मेमोरी, लर्निंग, अब कोग्निशन में क्या है, यानी कि रीज़न कर पाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाना, हमारी इसमें पर्सनैलिटी आ जाती है, किस तरह से हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं, हमारे इमोशंस किस तरह के हैं, ठीक है, हम साइको सोशल कितने हद तक हैं, ठीक है, हम हर चीज़ को सोसाइटल लेवल पे कितने अच्छे हैं, ठीक है, सोसाइटी में हमें कितना पता है कि हमने किस तरह से इंटरेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कोग्निटिव पर्सपेक्टिव्स के अंदर आ जाती हैं। अब ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को जो भी रीड करना चाहे, इसको आप इन डेप्थ रीड कर सकते हैं, इट विल हेल्प यू अलॉट। साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव को भी बिल्कुल यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसका एक आर्टिकल भी मैंने नीचे मेंशन किया है, आप इसका ये DOI नंबर जो है वो अपने पास सर्च करके आप इस आर्टिकल को भी स्टडी कर सकते हैं। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, आप इसको स्टडी करके तो माइंड और ब्रेन को बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि उसके रिलेशनशिप में, जैसे मैंने पहले ही कहा, कॉग्निशन हमारी जो है वो ब्रेन की कैपेसिटीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन के पार्ट हैं, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हाइंड ब्रेन हो गया, तो हर पार्ट अपना अपना रोल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से है कि हम लोग माइंड और ब्रेन के रिलेशनशिप को जब देखते हैं, तो माइंड क्या है, एक हमारी साइकोलॉजिकल टर्म है जिसकी हम ये कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस तो है बट हम उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन ब्रेन हमारा जो पार्ट है, ब्रेन है, ठीक है। अब एक आप ये कह सकते हैं कि बॉडी और सोल का इनका रिलेशनशिप आ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी इसकी डिटेल गिवन है, आप इसको रीड आउट कर लें, और आर्टिकल नंबर भी नीचे गिवन है, आप इसको यहाँ से स्टडी कर सकते हैं इन डिटेल। थेराप्यूटिक प्रोसेसेस में देखें, डिफरेंट तरह की सपोर्ट सर्विसेज और कॉमन ट्रीटमेंट है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के लिए। अब इसमें ये जो थेरेपीज़ के नेम मेंशन है, ये हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, बिहेवियरल इंटरवेंशन, एजुकेशनल सपोर्ट या असिस्टेंस, और फैमिली काउंसलिंग एंड सपोर्ट। अब ये तमाम चीज़ें जो है वो किसी भी किस्म की, आप देखें कि एक इंडिविजुअल है, उसकी डेली फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई हुई है, उसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, उसके बिहेवियर में डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन में उसके प्रॉब्लम है, लर्निंग प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है, डिसेबिलिटीज़ हैं उसके अंदर। तो ये तमाम चीज़ें हम जब इन कोलैबोरेशन ये तमाम थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से ही एक इफेक्टिव रिज़ल्ट हमारे सामने आता है।
अब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ADHD है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, मोटर डिसऑर्डर और दूसरे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आ जाते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प रहे। तो इंशाल्लाह ये है कि नेक्स्ट वीडियो में हम इन डिसऑर्डर्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।